है ईवीएस का, और इससे पहले मैंने ईवीएस का टेस्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं और आप टेस्ट दे सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जानवर के दांत पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें गिलहरी के दांत ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं, इसीलिए कुदरती रहती है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की कौन सी विशेषताएं। जब मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड कराए थे तो उसमें मैंने ऐसी पॉइंट वाइज विशेषताएं बताई हैं कि रानी मक्खी अंडे देती है, बिल्कुल सही। नर मक्खी कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, ये भी सही है। ठीक है। सभी मादा मक्खियाँ अंडे देती हैं, गलत। मादा मक्खियों का काम होता है भोजन को खोज के लाना, यानी कि रस ढूंढ के लाना। तो ए, बी और डी ये तीनों सही होंगे। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें वहाँ की चीज़ों पर अधिकार है। ये कौन से एक्ट के तहत है? तो वन एक्ट 2007, एनसीईआरटी क्लास 5th का ये क्वेश्चन है। धूमकेती कहाँ होती है? तो ये मिज़ोरम में होती है, और इसको स्लैश एंड बर्न, जैसे यहाँ होता क्या है कि हिंदी और इंग्लिश में कभी कभी कुछ वर्ड समझ में नहीं आता है, तो आप लोग इंग्लिश वाला एक सेक्शन ज़रूर देख लिया करें। तो झूम खेती को हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि मैंने इसकी विशेषताएं बताई थी कि इसमें पहले खेती की जाती है, फिर उसके बाद जो उसके खरपतवार होता है उसको काट के गिरा दिया जाता है, फिर जला दिया जाता है। इससे जो राख बनती है वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा में नोबेल प्राइज़ मिला था। याद रखिएगा 1902 में मिला था। क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है कि कब मिला था। तो किस लिए मिला था? तो ये मलेरिया के लिए मिला था। ठीक है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, इन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए इनको मिला। सिनकोना पेड़ जो होता है उसकी कौन सी चीज़ मलेरिया के उपचार में काम आती है? तो सिनकोना पेड़ की छाल यानी कि बार्क जो होती है वो मलेरिया के उपचार के काम में आती है। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अगर आप इंग्लिश सेक्शन में जाते तो आप हो सकता है गलत कर देते, ठीक है, या फिर आपको याद नहीं होता तो गलती हो जाती। तो आप एक बार हिंदी भी देख लिया करें, और हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंडली देखा करें, अगर आपको ना समझ में आए तो इनके जहरीले दांतों को विषदंत कहते हैं, क्योंकि आगे के 2 दांत होते हैं ना, इनमें जहर भरा होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं होता। तो जो मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड कराए थे तो उसमें लिखा हुआ है 4 सांप जहरीले होते हैं, जिसमें नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। तो दुबोइया है, अफाई है, करैत है, लेकिन अजगर जहरीला नहीं होता, क्योंकि ये आपको पता होगा ये दम घोट करके मारता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। वर्मी का मतलब होता है कृमि, यानी कि केचुए से जो खाद तैयार की जाती है उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ये पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? तो पश्मीना ऊन जो बकरी के बालों से बनाया जाता है, और बकरी के बालों से बना ऊन होता है। इसकी कई सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे एक जो शॉल होता है वो 6 शॉल के बराबर होता है। एक शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, और ये जो बकरियां होती हैं बहुत ठंड वाली जगहों पर पाई जाती हैं, टेम्परेचर वहाँ -40 तक होता है। अधूरे जले जीवाश्म ईंधन, यानी कि फ्यूल को, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनको जलाने से जब वो अधूरे जले होते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि हानिकारक गैस है। ठीक है, पॉइजनस गैस होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि पौधे में पानी देने के लिए कौन सी उपयुक्त टेक्निक है जिससे संकीर्ण नलियों में पानी सीधा पौधे के आधार में पहुँचता है, यानी कि बेस में पहुँचता है। तो यानी कि ये टेक्निक को बोलते हैं ड्रिप फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, यानी कि ड्रिप सिंचाई, क्योंकि ये बूंद बूंद करके रिसता रहता है और उसकी जड़ों में पानी पहुंचता रहता है। कौन सा पौधा है जो कीटों को जाल में फंसा के खा जाता है? तो ये मैंने बताया था, घटपर्णी पौधा, जिसको इंग्लिश में नेपेंथिस बोलते हैं। ठीक है, नेपेंथिस बोलते हैं। तो नेपेंथिस की क्या विशेषताएं होती है, कहाँ पाया जाता है ये? तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो जब मैं रिकॉल कराया करूँ तो आप जो एनसीईआरटी के आपने नोट्स बनाए हैं या एनसीईआरटी की मेरी जो प्रीवियस वीडियो देखी है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। एक क्वेश्चन से आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करनी है। भविष्य में उपयोग करने के लिए तो सबको पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, यानी कि वर्षा के पानी का संचयन, कि जब हम पानी बचाते हैं, टाका बना करके नहीं बताया था। जिन्होंने मेरी ईवीएस की एनसीईआरटी की वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए, 15 से 20 मिनट की वो वीडियोस है बस। इनमें से कौन से रोग मच्छर से फैलते हैं? तो मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है। निमोनिया लंग्स में होता है तो ये उससे नहीं फैलता।
अब आते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इस बात को प्रोत्साहित करता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासेस होती हैं वो उनके लिए वैसा वातावरण देती हैं। तो इनमें से कौन सा अच्छा आंसर है? पहली बात यहाँ आ गया कि उनका पालन करें और अनुशासित रहें, यहाँ से हो गया गलत। मैंने अपनी पेडागोजी की वीडियो में बताया था, कभी भी उनको बहुत डिसिप्लिन्ड नहीं रखना है, हमको बांधना नहीं है बच्चों को। सेकेंड पॉइंट है कि शिक्षक पुस्तक पढ़ता है, बोर्ड पर लिख देता है, प्रश्न उत्तर करता है। ये देखो एनसीएफ के खिलाफ हो गया। एनसीएफ ने कहा परिभाषाओं पे इतना ना जाए भैया। अगला है थर्ड, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर दे। मैंने कहा था अपने पेडागोजी सेक्शन लेक्चर्स में कि अगर वो बच्चों को चांसेस देंगे, हम लोग ऑब्जर्व कराएंगे उनको, ठीक है, रिसर्च करने को देंगे, तो ये बेस्ट आंसर माना जाएगा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। है कि कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वे खेलते हैं उसके अनुभव साझा करने कहता है, यानी कि कोई बच्चा गेम खेलता है उसके एक्सपीरियंस साझा करने, तो इससे वो क्या जानना चाह रहा है। इन चारों में हमको बेस्ट आंसर देखना है। खेलों में संबंधित नियम की समझ विकास करना कि और या फिर मूल्यों का विकास करना, वैल्यूज़ को डेवलप करना, या कुछ मुद्दों की समझ का विकास करना, जैसे लड़के लड़कियों के जैसे एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर और टीम। ये बेस्ट आंसर है क्योंकि इनमें जेंडर जो इक्वालिटी है वो आ जाएगा। ठीक है, जो लिंग भेदभाव है वो ख़त्म होगा और ये उसके अंदर ये भावना डाली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए उपयुक्त है? तो ईवीएस की समझ के लिए जो स्टार्टिंग लेवल पे होगा, क्या व्याख्या देंगे? नहीं। परिभाषा वगैरह तो कुछ भी नहीं। चॉक एंड टॉक विधि ये भी नहीं। ठीक है, तो जग एंड मग पद्धति ये भी नहीं होगा। तो हुआ क्या फिर? इसका मतलब है जांच आधारित, क्योंकि मैंने अपने पेडागोजी सेक्शन में बताया था कि बच्चों को जब आप खुद करने के अवसर देंगे तो वो करके ही सीखेंगे। ठीक है, लर्निंग बाई डूइंग का कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो जांच आधारित शिक्षण हो जाएगा इसका आंसर। के लिए क्षेत्रीय भ्रमण विजिट, नेचर विजिट कराते हैं, उससे इसके लिए क्या सही है? तो पूर्व योजना और पुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी स्थान पे ले जाना, किसी दूर दराज परिचित स्थान पे ले जाना, किसी नज़दीकी स्थान पे ले जाना, है अपनी पसंद की किसी जगह पे। ये दोनों ऑप्शन तो एकदम ही गलत हो गए। दूर दराज ये दूर हो गया, इसी वजह से गलत हो गया। तो बचा क्या? पहले हम जो एज ए टीचर हमको पहले प्लान करना पड़ेगा, फिर ठीक है, फिर हम एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको पास के किसी स्थान पे ले जाएंगे, जैसे तालाब हो गया, पार्क हो गया, इन सारी जगहों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा कि शिक्षक खुश रहता है तो बच्चे खुशी खुशी पालन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सख्त अनुशासन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सुनिश्चित करना कि वो पुस्तक पढ़े, रटंत विद्या पे आ गया। तो बचा गया अवलोकन, अन्वेषण और प्रश्न पूछना। मेरे पेडागोजी की जो 10-10 मिनट की वीडियो है उनमें मैंने यही वर्ड डाले हुए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब उनको अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपका ये पूरा 30 आउट ऑफ 30 आएगा ईवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री का क्या यूज़ है? तो फैमिली ट्री होता क्या है एक्चुअली? वो अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में है। ठीक है, जो जैसे दादाजी होते हैं, परदादाजी, फिर उनके बच्चे, ऐसे करके जो ट्री बनता है उसको हम फैमिली ट्री बोलते हैं। तो अनेक पीढ़ियों से याद रखिएगा, हम बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो दादा दादी नाना नानी वाला आंसर चूज़ कर लेते हैं, जो कि सही नहीं माना जाएगा। ईवीएस में आकलन का यानी कि असेसमेंट का संकेतक कौन सा है? तो स्मरण करना तो बिल्कुल गलत है, कथन देना ये भी नहीं, गलत है, सूची बनाना ये भी नहीं सही, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रटने पे बेस्ड हो रहा है। तो बचा गया चर्चा करना। ठीक है, एलिमिनेट करके भी आप आंसर दिया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को मानचित्र यानी कि मैपिंग के लिए आप कैसे सिखाएंगे? तो घर का रेखा चित्र बनाने को कहेंगे, कक्षा का चित्र बनाने को कहेंगे, या आसपास के रेखा चित्र बनाने कहेंगे? तीनों ही गलत हो जाएंगे। बेस्ट आंसर ये होगा कि हम उनसे कहेंगे कि वो अपने घर से स्कूल के रास्ते को मैप द्वारा बनाएं। क्वेश्चन है कि कक्षा 1 के विद्यार्थियों को शिक्षक को पशु का उप थीम बताना है। ठीक है, एनिमल का जो सब थीम है, आप कमेंट करिएगा कि एनिमल सब थीम किस थीम के अंडर में आता है। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देख के बताइए। फिर निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए उपयुक्त है? तो मतलब पशु के बारे में हमको बताना है, तो हम विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाए? नहीं। जानवरों के नाम बताएं? नहीं। ये जब भी ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब कन्वर्ज कर रहे हैं, कन्वर्ज थिंकिंग पे हम लोग जोर दे रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। बच्चों की चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव, बिल्कुल मेरे पेडागोजी सेक्शन में बताया था कि उनको एक्सपीरियंस कराना है हमको, तो ये अच्छा है, थर्ड वाला आंसर अच्छा माना जाएगा। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, डॉक्टर ब्लूमोंट के अनुसार
के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के क्रम क्या होते हैं, किसी भी जो वैज्ञानिक विधि होती है उसके क्रम क्या होता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप इसको चाहे तो याद कर लीजिएगा कि पहले हमेशा क्या होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, प्रेक्षण करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, जैसे हमने पहले ऑब्जर्व किया, फिर हम क्वेश्चन करेंगे अच्छा हुआ कैसे। फिर थर्ड नंबर पे हम अपनी परिकल्पना प्रस्तावित करेंगे कि हाइपोथेसिस देंगे, ठीक है। फोर्थ पे हम अपना अनुमान लगाएंगे, अच्छा ये हुआ होगा। फिर अनुमान का परीक्षण कि हमने जो अनुमान लगाया था वो सही है भी या नहीं। और फिर आखिरी में आएगा कि हम उन परिणामों की रिकॉर्ड बनाएंगे या उसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो उसके अनुसार हो जाएगा 6 के बाद 3 के बाद हमने क्या किया था, हाइपोथेसिस बनाई थी, तो 2 के बाद फिर आया 5, फिर आया 4 और फिर आया 1। 6 3 2 5 4 1, देखते हैं कौन सा है। हाँ, ये लास्ट वाला हो जाएगा कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को समझाने के लिए क्या बेस्ट होगा। लिखने पढ़ने के लिए देना यही गलत हो गया, केवल चित्र बनाने को देना ये भी गलत हो गया। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व करने को देना बिल्कुल सही आंसर है कि हम बच्चों को ऑब्जर्व करवाएंगे कि हाँ अब लेके गए उनको बर्ड सेंचुरी, वहाँ बच्चे देख करके ऑब्जर्व करें कि ये टाइप के लोग, ये टाइप की स्पीसीज़ हैं दुनिया में। अगला क्वेश्चन है कि आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसे कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा पूर्ति के लिए कार्य करें। यानी कि जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, उन्हें स्नेह देना चाहिए, नहीं, अतिरिक्त समय नहीं, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए दायित्व सौंप देना चाहिए, नहीं, कि मॉनिटर बना दे, ऐसा करना नहीं। उनके लिए कुछ विशिष्ट यानी कि स्पेशल चीज़ें और सामग्रियाँ हम लाएँ कि उनको और उलझा के रखें, उनको और एक्टिविटीज़ कराएं। तो इस तरीके से हम लोग उनको उनकी जिज्ञासा की पूर्ति कर सकते हैं होनहार बच्चों की। हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट रिपीट हुआ कि पर्यावरण अध्ययन का भाग क्या है। ये पहले पेडागोजी के सेक्शन में पहला ही मैंने बताया था पॉइंट कि हमारी जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें तीनों को इंक्लूड किया गया है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। तो पहला आंसर हो गया। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए नाटक एक अच्छा, यानी कि जो ड्रामाज होते हैं वो बहुत अच्छी विधि होती हैं। लेकिन इससे होता क्या, क्यों अच्छी हैं ये। पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालकों के विषय वस्तु से जोड़ने में सरल है। मैंने बताया भी था कि जो कहानियाँ होती हैं उनसे बच्चे बहुत जल्दी रिलेट कर जाते हैं, इसीलिए सही है। तो नेक्स्ट है पारंपरिक क्रिया के नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। हाँ, बहुत टाइम तक रहते हैं। जब हम कोई पिक्चर देख लेते हैं तो बहुत टाइम तक वो माइंड में रहती है ना। थर्ड है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनव पसंद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिंग दोनों लोग पसंद कर सकते हैं, चाहे वो धीमी गति वाले हो चाहे वो तेज गति वाले हो। तो ए और बी आंसर सही होगा। इसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। तो ये किन चीज़ों में सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरकारों को याद करने में गलत हो गया, व्याख्या करने में गलत हो गया, केवल रटना नहीं है, ठीक है, ज्ञान की रचना, ये तो बिल्कुल सही हो गया। क्योंकि मैंने बताया भी था कि उनको हम लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि वो नए ज्ञान का सृजन करें। एनसीईआरटी यही कहता है कि बच्चे बाहरी दुनिया से जोड़ो और नए ज्ञान का सृजन करने में उनकी मदद करें। तो आप चेक करिए आपका कितना स्कोर बन रहा है। और मैं अदर सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर अपलोड कर रही हूँ, तो उनको भी दीजिए और टेस्ट करिए। और थोड़ा सा मेरे तरीके से करिएगा कि एलिमिनेट करके, अगर आप कोई क्वेश्चन पे नहीं पहुँच रहे हैं तो उनको उसमें से जो आंसर है उनको एलिमिनेट करिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फाइनली इस पे